हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग इस इकाई में पादप रेशे, कपास व जूट के बारे में जाना है। आज हम लोग इस इकाई में रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम कपास के बारे में जानें। कपास जो है, जिसको रुई बोलते हैं, एक पादप रेशा है। ठीक है, कपास जो है ये पादप रेशा है, जिसको हम रुई बोलते हैं। ठीक है, और कपास के पौधे के बीज, जो कपास के पौधे के बीज हैं, इनके जिसे बिनौले बोलते हैं, से प्राप्त किया जाता है। जो कपास के बीज के बिनौले इसको बोलते हैं, से ये रुई प्राप्त किया जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु का मतलब होता है जहाँ का तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। ठीक है, जो उष्ण जलवायु की बात जहाँ पे हो, वहाँ का तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। ठीक है, काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है। इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। अगर काली मिट्टी में सामान्य वर्षा, थोड़ा भी वर्षा हो जाता है, तो वह पानी को अपने अंदर रोकता है, जिससे नमी लंबे समय तक बना रहता है। अगर बलुई मिट्टी हो, जहाँ पे बरसात होने के कुछ ही समय के बाद नमी नीचे चली जाती है, वह मिट्टी सूख जाती है, ऐसी मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। काली मिट्टी में जो है नमी को अपने अंदर जो है लंबे समय तक रोकने के लिए उपयुक्त होती है, जिस कारण कपास की खेती जो है अगर कम भी वर्षा हो जाती है तो वह आसानी से अच्छे से हो जाती है। कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। कपास के बीज जो हैं वह बसंत ऋतु के पूर्व जो बसंत ऋतु होता है उसके पूर्व जो है खेतों में बो दिए जाते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी जो है तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल की जो दलपुंज होते हैं वह गिर जाता है और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज, जिनको बिनौले बोलते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक बिनौले की सतह से अनेकानेक सफेद रंग के रेशे निकलते हैं। पूर्ण परिपक्व फल को फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं रेशों से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें जो है कपास गोलक भी कहते हैं। साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास को हस्तचयन कर प्राप्त कर लिया जाता है, हाथों द्वारा उनको बीज प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास कोटना भी कहते हैं। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से कोटी जाती थी। आजकल कपास कोटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। गद्दा, तकिया, रजाई में रुई भरा जाता है। कपास से विभिन्न प्रकार की कागज भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वह है जूट, जिसको पटसन बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जो है जूट है। हम लोगों को कपास के बारे में जाना, अब जूट के बारे में जानेंगे। जूट भी एक पादप रेशा है, जिसे पटसन पौधे, जिसको सनई बोलते हो ना, सनई जानते हो, जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती जो है मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं।
लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पक अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर इनके जो तने होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं, तब उनसे जूट निकालने में कठिनाई होती है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन की पालकों व पत्तियों की सफाई करके उनके जो तने हैं उनको बंडलों में बांध दिया जाता है। किसी तालाब या रुके हुए पानी में उस गट्ठर को जो है, बंडल को जो है डुबो कर रखते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। जूट का उपयोग जो है रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियां जो है हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। कल हम लोग देखेंगे सूती धागे की कताई के बारे में, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, ओके।